ग्रीटिंग्स माय लीगल रो फैमिली। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लीगल रो। आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट हाउ डू वी डू लीगल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग आप लोगों ने काफी सुना भी होगा, अगर आप एक लीगल प्रोफेशनल हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने सुना होगा और आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि लीगल ड्राफ्टिंग एक लॉयर की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर तो आपको लीगल ड्राफ्टिंग पे काफी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आर्गुमेंट तो बहुत आगे की चीज़ है। अगर आपने कोई अपील ड्राफ्ट करी है और वो आपने सबमिट करी है बिफोर द कोर्ट, तो पहले आपकी वो अपील चेक करी जाएगी कि क्या वो प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर फॉर्मेट में फाइल हुई है। अगर वो फाइल नहीं हुई, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो केस की डेट लगने से पहले आपकी डिफेक्ट की डेट लगेगी। आपको पहले अपील में डिफेक्ट को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो मेरिट पर केस को लड़ पाओगे। तो इसलिए आपका लीगल ड्राफ्ट, लीगल अपील बनना एक सही प्रोसीजर, एक सही फॉर्मेट में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में कमिश्नर अपील हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं। इफ़ यू आर इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉयर और इंटर्न, और अगर आपका इंटरेस्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, लाइक कस्टम्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, एक्साइज लॉ, सेंट्रल टैक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर फॉर्मेट में कमिश्नर अपील कैसे फाइल करी जाती है। तो कमिश्नर अपील का जो स्टेज होता है वो बेसिकली तब आता है जब लोअर अथॉरिटी लाइक जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया है और वो आपके अगेंस्ट है। तो आपके पास एक रेमेडी होती है कि आप कमिश्नर अपील में अपील फाइल करके वहां पर आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं और केस को अपने फेवर में ला सकते हैं। नाउ, पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ कि कस्टम्स में या फिर सेंट्रल एक्साइज में या इनडायरेक्ट टैक्सेशन में केसेस की हायरार्की क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पहले आपको प्री नोटिस कंसल्टेशन आता है। उस प्री नोटिस कंसल्टेशन में आपको बताया जाता है कि ये डिस्क्रिपेंसी आपके अगेंस्ट हमको मिली है या डिपार्टमेंट को मिली है। उस डिस्क्रिपेंसी का लेटर या वो प्री नोटिस कंसल्टेशन जब आपके पास आता है, तो आप उस प्री नोटिस कंसल्टेशन का रिप्लाई देते हो। अगर या तो अथॉरिटी आपके रिप्लाई से सहमत है तो वो आपका कंसाइनमेंट छोड़ देंगे। अगर वो सहमत नहीं है तो वो आपके अगेंस्ट एक शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। फिर आपको उस शो कॉज नोटिस में आपके अगेंस्ट जो जो एलिगेशन लगाया गया है आपको उसका रिप्लाई देना है। जब उस शो कॉज नोटिस का आप रिप्लाई दोगे तो उस शो कॉज नोटिस के रिप्लाई से अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई है तो वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर वो ऑर्डर पास कर देंगे। अब शो कॉज नोटिस एडिशनल कमिश्नर भी इशू कर सकता है, जॉइंट कमिश्नर भी इशू कर सकता है और कमिश्नर तक शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। अब कमिश्नर ने शो कॉज नोटिस इशू करा है और फिर शो कॉज और फिर उसका ऑर्डर पास कर दिया है, तो आपको डायरेक्टली सस्टैट में अपील करनी पड़ेगी, यानी कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करनी पड़ेगी। अगर या तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के नीचे की अथॉरिटी ने शो कॉज के बाद ऑर्डर पास करा है, तो आप कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा-सा, मैंने आपको हायरार्की बता दी बेसिकली। अब हम देखते हैं कि कमिश्नर अपील हम कैसे, किस फॉर्मेट में फाइल करते हैं और क्या-क्या चीज़ें कमिश्नर अपील के अ, अंदर आनी चाहिए। तो ये मैंने एक ड्राफ्ट खोला है कमिश्नर अपील का, जो हमने फाइल करी थी, रिसेंटली फाइल करी थी। तो इसमें मैंने पार्टीज़ वगैरह का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करा है, ना ही अपील नंबर डिस्क्लोज़ करा है, कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करा है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि कैसे-कैसे हम क्या-क्या लिखते हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ होती है और किस फॉर्मेट में या किस तरीके से हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्डर से, शो कॉज से, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारा फर्स्ट पेज होता है अपील का। सबसे ऊपर हम लिखे होते हैं फोरम।
कि जिस अथॉरिटी के सामने हम अपील फाइल कर रहे हैं। तो अभी हम अपील फाइल कर रहे हैं बिफोर द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, अपील्स। तो अपील हमेशा कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स के सामने फाइल होती है, जो कि इन्हीं इन्हीं का काम होता है जितनी भी डिपार्टमेंटल अपील्स होती हैं उनको एंटरटेन करने का। तो बिफोर द कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स मुंबई, हम इसलिए फिर पूरा अपना एड्रेस डाल देंगे। फ्लोर जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, नावा शेवा तालुक, अर्बन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ महाराष्ट्र। अब ये जो अपील होती है, ये फॉर्म, इस अपील को हम लोग फॉर्म नंबर CA1 बोलते हैं। तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे रूल 3 में दिया है, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील्स रूल, सॉरी, कस्टम अपील रूल्स 1982। इसके रूल 3 में दिया हुआ है कि हम इस अपील को फॉर्म नंबर CA1 होता है। देखो, देखिए, जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, बनता है, तो उसका एक प्रॉपर नाम होता है ना? लाइक आपने अगर जीएसटी पढ़ा है, तो जीएसटी में आपने काफी चीजें देखी होंगी कि GSTR 3B रिटर्न होता है, उसका अलग नाम होता है। GSTR 2 रिटर्न होता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स बने हुए हैं, अलग अलग फॉर्म्स का अलग अलग काम होता है। इसी तरीके से कमिश्नर अपील अगर आपको फाइल करनी है, तो आपको फॉर्म CA1 के अंडर फाइल करनी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया फॉर्म CA1। अब बात आती है कि किस सेक्शन के अंडर आप कमिश्नर अपील फाइल कर रहे हो। तो वो सेक्शन हमको लिखना होगा। तो हम लिखेंगे अपील टू कमिश्नर अपील्स अंडर सेक्शन 128 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। तो कस्टम्स एक्ट का जो सेक्शन 128 है, वो अथॉरिटी देता है, वो आपको रेमेडी देता है कि आप कमिश्नर अपील के सामने अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी अपील नंबर के लिए यहाँ पर जगह छोड़नी है, किस ईयर की अपील है वो लिखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मेट हो गया, ये तो बेसिक चीज होगी। इसके बाद आपको अपीलेंट का नाम लिखना है, जो आपकी पार्टी है, जो आपका क्लाइंट है, उसका नाम लिखना है। फिर आपको लिखना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसने ऑर्डर पास करा है। तो जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा है, उस अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि जिस, हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन होती है लोगों को। कभी कभार लोग क्या करते हैं, जो जिस अथॉरिटी का नाम शो कॉज में लिखा होता है उसका नाम लिख देते हैं। नहीं, जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा है, उस अथॉरिटी का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा उसका नाम क्या है? जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, NS2, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, नावा शेवा, ताल, अर्बन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ महाराष्ट्र। तो ये हमारे रिस्पॉन्डेंट होंगे, इनको हम रिस्पॉन्डेंट बनाएंगे। इसमें मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। कभी कभार जब हम लोग सेस्टैट में अपील करते हैं, सेस्टैट, अब मान लीजिए हमने ये अपील कमिश्नर ऑफ कस्टम के सामने फाइल कर दी, और ये भी हमारे अगेंस्ट चली गई, और कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स ने ऑर्डर पास कर दिया। फिर हम जाते हैं सेस्टैट में। तो सेस्टैट में लोग क्या गलती करते हैं कि वहां पर कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स को पार्टी बना देते हैं, कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स को रेस्पोंडेंट बना देते हैं। ये नहीं करना होता। आपका डिफेक्ट, आपकी अपील में डिफेक्ट लग जाएगा अगर आपने ये करा तो। कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स के अगेंस्ट हम कभी अपील फाइल नहीं करते, हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट फाइल करते हैं। कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील्स नहीं होगा, वहां की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी उसके अगेंस्ट करेंगे, होगी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के अगेंस्ट, लेकिन अपील्स के अगेंस्ट नहीं होगी। अपील के अगेंस्ट हम कभी भी फाइल नहीं करते। ठीक है, तो वहां की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी उसके अगेंस्ट फाइल करेंगे। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब हम लोग ट्राइब्यूनल की अपील या सिस्टैट की अपील हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, आता है हमारा, अब यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी होती है, उसमें हमें कुछ पर्टिकुलर्स, कुछ हेडिंग्स डालनी होती है, और वो हेडिंग का हमें आंसर यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखना होता है। पहले हम लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द एपिलेंट। तो आपका जो भी पार्टी का नाम है, उसका एड्रेस, पूरा पूरा एड्रेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, नाम और पूरा एड्रेस आएगा। जो आता है डिजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिसर पासिंग द डिसीजन और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट एंड द डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑर्डर और ऑर्डर। तो यहाँ पर पहले हम जिस अथॉरिटी के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं वो लिखेंगे, और जो ऑर्डर नंबर है, जो ऑर्डर इन ओरिजिनल नंबर है, वो हम लिखेंगे अलॉन्ग विद डेट। और उसको हम लोग एक एनेक्सर मार्क कर देते हैं, जो कि हम जब अपील फाइल करते हैं तो हम उसमें एनेक्सर लगाते हैं, जिसमें हम सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को डालते हैं। तो इसको हम लोग एज एनेक्सर A मार्क कर देंगे। ओरिजिनल ऑर्डर इन ओरिजिनल जो नंबर होता है, वो ऑर्डर के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ होता है, ऑर्डर इन ओरिजिनल नंबर करके लिखा हुआ, और थोड़ा बहुत इस ऐसा सा दिखता है, इसलिए मैंने पूरा नहीं हटाया। मैंने आपको उससे एक फॉर्मेट कि कैसे दिखता है ऑर्डर इन ओरिजिनल नंबर, वो मैंने आपको दिखा दिया। जरूरी नहीं है ऐसे दिखे हर बार, चेंजेस आते हैं, पर कभी कभार ऐसे दिखता है।
फिर आता है डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर अपील अगेंस्ट टू द अपीलेंट। यहाँ पर हम लिखते हैं कि कब अपीलेंट को कब ये ऑर्डर की कॉपी मिली। ऑर्डर तो पास हो गया, लेट सपोज 31 जनवरी को ऑर्डर पास हो गया, तो उसके ये तो है नहीं कि उसी दिन मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक बाय पोस्ट ऑर्डर आता है। तो हम यहाँ पे 3-4 दिन बाद की डेट डाल देते हैं, 3-4 दिन बाद जो भी होता है उसके बाद हम डेट डाल देते हैं कि इस दिन को हमें ऑर्डर मिला। तो क्योंकि जिस दिन से ऑर्डर मिलता है, लिमिटेशन पीरियड उस दिन से काउंट होता है। जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से नहीं होता, इसलिए ये डेट मैटर करती है, क्योंकि इस डेट से लिमिटेशन पीरियड गिना जाएगा। तो लिमिटेशन पीरियड के लिए इसलिए आपको ये डेट बहुत ध्यान से लिखनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, एड्रेस टू विच नोटिस मे बी सेंट टू दी एप्लीकेंट। तो हम यहाँ पर एक तो पार्टी का एड्रेस डालते हैं, दूसरा हम जो आपका एडवोकेट होता है उसका एड्रेस डालते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, तो आप अपने एडवोकेट का नाम और पूरा, यहाँ पर एडवोकेट का नाम आता है और उसका पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आती है, और यहाँ पर पार्टी का नाम आता है, तो दोनों का नाम आता है, ताकि दोनों पे कोई भी अगर इंटीमेशन या नोटिस देना हो तो दोनों के पास आए, ताकि दोनों को पता चले। फिर अब आता है वेदर ड्यूटी और पेनल्टी ऑफ बोथ इज इम्पोज्ड, इफ नॉट वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर डिस्पेंसिंग विद सच डिपॉजिट हैज बीन मेड, अ कॉपी ऑफ चालान ड्यूटी विच ड्यूटी डिपॉजिट इज मेड शैल बी फर्निश्ड। यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि अब यहाँ पर यह है प्री डिपॉजिट का क्लॉज। जब भी देखिए, जब भी आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास होता है, तो या तो उसमें आपको ऊपर पेनल्टी लगाई हुई होती है या आपसे ड्यूटी डिमांड करी होती है, या दोनों करा होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है, तो उस ड्यूटी का 7.5% आपको डिपॉजिट करना होता है अपील फाइल करने के लिए, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर ड्यूटी डिमांड नहीं करी, पेनल्टी करी गई है, तो फिर आप पेनल्टी का 7.5% जो है वो इसमें लगाना होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके ऊपर पेनल्टी लगी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगी, 10 लाख रुपए का 7.5% कितना होगा, 75,000। तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कोई चीज बता देता हूँ मैं, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, या फिर कि जब आप सिस्टेट में अपील फाइल, ये तो आपकी पहली अपील अथॉरिटी हो गई, है ना, कमीशन ऑफ कस्टम अपील्स। यहाँ पे आपने अपील फाइल कर दी, अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई या आपके अगेंस्ट चली गई, अब आपको सिस्टेट जाना है। जब आप सिस्टेट जाओगे, तो वहां पर आपको 10% ड्यूटी जो है वो देनी पड़ेगी, 10%। तो सेकंड अपील अथॉरिटी में आपको 10% ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ती है, और फर्स्ट अपील अथॉरिटी में 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वेदर द अपीलेंट विशेस टू बी हर्ड इन द पर्सन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर हमें हमेशा ESC लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिलीफ क्लेम्ड इन अपील। अब रिलीफ क्या आपने क्लेम करा है, तो रिलीफ आप बेसिकली ये क्लेम करते हो कि जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट फाइल, जो अगेंस्ट पास हुआ है, उसको हटा दिया जाए। तो ये लिखते हैं, टू सेट असाइड ऑर्डर इन ओरिजिनल नंबर इतना डेटेड सो और टू ग्रांट एनी अदर रिलीफ एज डीम्ड। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में हम पहली लाइन, ये एक तरीके से हमारी कॉमन लाइन होती है जो हमें लिखनी होती है कि बेसिक ये अपील है क्या। तो हम ये लिखते हैं कि दैट इंस्टेंट अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट ऑर्डर इन ओरिजिनल नंबर। तो इसमें हम कुछ लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि ये जो अपील फाइल हुई है, ये जो अपील हमने फाइल करी है, ये हमने इस ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करी है, जिसको हम लोग इम्प्यून्ड ऑर्डर बोलेंगे। तो आगे जब हम किसी भी पैरा में इस इम्प्यून्ड ऑर्डर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर को हम रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं, जिसमें हमारे अगेंस्ट कस्टम ड्यूटी डिमांड करी गई है, या फिर किसी और पार्टी के अगेंस्ट। अभी इस केस में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ, कि एक पार्टी है, उसके अगेंस्ट कस्टम ड्यूटी डिमांड, लाइक मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, पूरा फैक्ट बताता हूँ केस का। एक फोकस प्रोडक्ट लाइसेंस होता है। फोकस प्रोडक्ट लाइसेंस का मतलब क्या होता है, लेट सपोज एक पार्टी है, एक एक्सपोर्टर है, जिसने कुछ आइटम्स को एक्सपोर्ट करा आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी, लाइक चाइना, थाईलैंड, कहीं भी एक्सपोर्ट करा। गवर्नमेंट क्या करती है कि जब कोई आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स देती है। ठीक है, अब उन इंसेंटिव्स का क्या होता है, उस इंसेंटिव्स का फायदा ये होता है कि जब इन फ्यूचर अगर आप कोई आइटम
इम्पोर्ट करते हो, तो उन इंसेंटिव का यूज़ करके आप कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने एक पार्टी ने लाइक वाई इसमें दे रखा है वाईजेड पैकेजिंग लिमिटेड। इस पार्टी ने लेट्स सपोज़ मोबाइल हेडसेट्स एक्सपोर्ट करे, ठीक है? इन चाइना, चाइना में इसने एक्सपोर्ट करा। अब जब ये एक्सपोर्ट करने के बाद इसको गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का उसने फोकस प्रोडक्ट लाइसेंस आपको इश्यू कर दिया, जिसमें 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू है ना? मान लो एक मतलब एक लाइसेंस मिलता है, फोकस प्रोडक्ट लाइसेंस, नंबर ये होता है। उस लाइसेंस की वैल्यू 5 लाख रुपए है, उसके अंदर अमाउंट 5 लाख रुपए है। अब लेट्स सपोज़ करिए फ्यूचर में वाईजेड पैकेजिंग ने इम्पोर्ट करवाया कुछ, कोई केमिकल इम्पोर्ट करवाया लेट्स सपोज़, ठीक है? या मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट करवाए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या कुछ और या कुछ भी इम्पोर्ट करवाया। अब जब उसने इम्पोर्ट करवाया, तो उसमें उस इम्पोर्ट में उसको ड्यूटी पे करनी थी, लेट्स सपोज़ 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी थी, इंक्लूडिंग और जीएसटी कुल मिला के। 5 लाख रुपए उसको पे करने थे। अब उसके पास जो लाइसेंस बचा हुआ है, उसके पास जो लाइसेंस है, फोकस प्रोडक्ट लाइसेंस है, उसमें उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो उस लाइसेंस का यूज़ करके वो जो 5 लाख की उसकी कस्टम ड्यूटी है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो उसको सिर्फ़ 3 लाख की ही कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो फोकस प्रोडक्ट लाइसेंस इन लाइसेंसेस का ये फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत से होते हैं, फोकस प्रोडक्ट लाइसेंस होता है, डीपीपी लाइसेंस होता है। जैसे आपको इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो। तो इस केस में क्या हुआ कि ये वाईजेडवाई पैकेजिंग लिमिटेड एक कंपनी थी, जिसके पास एफपीएस लाइसेंस था, जिसकी वैल्यू थी ये 20,35,022 रुपए। अब इसने क्या करा हाँ, अब एक चीज़ और होती है कि ये लाइसेंसेस को आप मार्केट में बेच भी सकते हो। दूसरी दूसरे अब मान लो कोई पार्टी है जो सिर्फ़ इम्पोर्ट ही करती है, ठीक है? लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं करती तो उसके पास तो नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं और मान लो कोई पार्टी जो एक्सपोर्ट करती है, वो कभी इम्पोर्ट करती ही नहीं। क्योंकि वो इम्पोर्ट ही नहीं करती तो उस एक्सपोर्ट करने के बदले उसको जो लाइसेंस मिला है, इंसेंटिव मिला है, उसका वो कहीं यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है, वो मार्केट में बेच देता है, अलग-अलग इम्पोर्टर्स को बेच देता है। तो ऐसे ही इस केस में क्या हुआ कि इस जो वाइज़र पैकेजिंग लिमिटेड थी, इन्होंने आइटम्स को एक्सपोर्ट करा, इनको इंसेंटिव मिला। अब उस इंसेंटिव का जो लाइसेंस इनके पास था, वो उन्होंने बेच दिया। अलग-अलग इम्पोर्टर्स को 6-7 इम्पोर्टर्स बेच दिए। अब जब उन इम्पोर्टर्स बेच दिया, तो इस पार्टी ने क्या करा कि उस लाइसेंस को दोबारा किसी और पोर्ट पे इश्यू करा दिया। फॉर लेट्स सपोज़ पहले नावा शेवा में इश्यू कराया। नावा शेवा में जब इश्यू कराया, वहाँ पर उसको बेच दिया। 20 लाख रुपए की वैल्यू दिखाकर उसको बेच दिया। फिर उसको दोबारा रजिस्टर किया चेन्नई पोर्ट में, उसी 20 लाख रुपए की वैल्यू को और फिर वहाँ पर भी सबको बेच दिया। तो जो लाइसेंस उसका 20 लाख था, वो उसने 40 लाख रुपए का इश्यू करा के अलग-अलग लोगों को बेच दिया। तो फ़ायदा हो गया उसका। तो ये एलिगेशन इस पे लगाया गया। अब जो हमारी पार्टी है जो इस केस में है, उस पार्टी ने इनसे वो लाइसेंस खरीदा था। उनको नहीं पता था कि ये लाइसेंस फेक है, नकली है। उनको लगा असली लाइसेंस है क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन पार्टी थी। तो उससे लाइसेंस खरीदा। बाद में पता चला कि ये तो फेक निकला तो पार्टी तो कस्टम्स ने इनको भी पार्टी बना दिया। इनके अगेंस्ट भी पेनल्टी इम्पोज़ कर दी। तो ये इसमें इश्यू था। तो इसलिए हमने वही लिखा है कि कन्फर्मिंग द रिकवरी ऑफ कस्टम ड्यूटी फ्रॉम वाइजर बाय पैकेजिंग। तो वाइजर बाय पैकेजिंग से ड्यूटी वो लोग माँग रहे हैं, कस्टम डिपार्टमेंट ड्यूटी माँग रही है। क्योंकि भाई तुमने 20 लाख रुपए की ड्यूटी 40 लाख रुपए की फ़ॉरगॉन करवाई है, तो वो तुमसे माँगेंगे हम क्योंकि तुमने फेक लाइसेंस इश्यू करा और लोगों को बेचा। तो इस ऑर्डर में इनसे ड्यूटी डिमांड करी है एंड इम्पोजिंग पेनल्टी ऑन वेरियस पर्सन इंक्लूडिंग एबीसी इम्पैक्ट्स। तो और बाकी जो इम्पोर्टर्स थे जिन्होंने लाइसेंस खरीदा, उनसे पेनल्टी इम्पोज़ करी है और हमसे भी पेनल्टी इम्पोज़ हम पे भी पेनल्टी इम्पोज़ करी है, हमसे पेनल्टी माँगी है। तो ये हमारी एक बेसिक लाइन होती है जिसमें हम एक छोटा-सा समरी दे देते हैं कि छोटा-सा बता देते हैं कि केस में मोटा-मोटा है क्या। फिर इसके बाद ब्रीफली स्टेटेड होता है। यहाँ से हम पूरा का पूरा जो फैक्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब ब्रीफ फैक्ट्स को डिस्कस करने ब्रीफ फैक्ट्स को हम लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। एक लाइव एग्ज़ाम्पल देकर मैं आपको ऑर्डर दिखाऊँगा, ऑर्डर ओरिजिनल दिखाऊँगा और उस ऑर्डर से बताऊँगा कि हम लोग उसमें से ब्रीफ फैक्ट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग देश के पर्सपेक्टिव से। अलग-अलग देश का अलग-अलग ब्रीफ ऑफ फैक्ट्स होता है, सेम नहीं होता, क्योंकि वो अपने रेलेवेंसी के हिसाब से फैक्ट्स को डालते हैं। मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में। अभी हम सिर्फ ड्राफ्टिंग पे डिस्कस करते हैं। इसमें हमने बता दिया, फिर इसमें हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि क्या ऑर्डर पास करा है कस्टमर ने। तो देखिए फैक्ट्स में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, पहला ये बताएँगे कि फैक्ट्स की
बैकग्राउंड क्या है केस का, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये बताएंगे कि शो कॉज, फिर बताएंगे कि इस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग शो कॉज नोटिस इशू हो गया। फिर हम तीसरी चीज बताएंगे कि उस शो कॉज नोटिस के बाद क्या ऑर्डर पास हुआ। फिर हम ये बताएंगे कि उस ऑर्डर में क्या फाइंडिंग दी, जो भी अथॉरिटी ने ऑर्डर को पास करा है। फिर लास्ट में हम बता देंगे कि उस ऑर्डर में क्या था, कि उस ऑर्डर में क्या पेनल्टी हमारे अगेंस्ट इम्पोज करी गई है। वो हमने ये दिख रहा होगा आपको, आई इम्पोज पेनल्टी ऑफ रुपीज कैसे करके, किस एक्ट किस सेक्शन के अंदर करी गई है, ये भी आ जाएगा। ये हो गया, फैक्ट्स हो गए। अब आएंगे ग्राउंड ऑफ अपील पे। ग्राउंड ऑफ अपील में हम वो पॉइंट डालते हैं जो हम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट, जिस पॉइंट पर हम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं, कि हम इस ग्राउंड पर बोल रहे हैं कि हमने हमारा जो रोल था वो फ्रॉड करने का नहीं था, और हमारे अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज क्यों नहीं करी जानी चाहिए। ये हमको बहुत ही ध्यान से लिखना होता है, क्योंकि इसी चीज पर सारी चीजें टिकी होती हैं। जो ग्राउंड्स आपने अपनी अपील में लिखा हुआ है वही ग्राउंड के बेसिस पर आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, इसके बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स देते हैं। अब मैं आपको हर एक केस में किस तरीके के ग्राउंड्स बनते हैं वो भी बताऊंगा किसी और वीडियो में। एक वीडियो में सब कुछ कवर करना आसान नहीं है, तो मैं वो आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारे ग्राउंड्स आ गए। ग्राउंड्स आने के बाद जितने भी ग्राउंड हमने डाल सकते हैं इसमें डालते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रेयर लिखते हैं। तो मैं खोल लूँ। हाँ, इसके बाद हम लोग प्रेयर का क्लॉज डालते हैं कि हमारी प्रेयर क्या है। तो प्रेयर में हम जनरली लिखते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम प्रेयर में यही लिखते हैं कि जो ऑर्डर हमारे अगेंस्ट इशू हुआ है उसको हटाया जाए, और कोई ऐसा रिलीफ दिया जाए जो कोर्ट को सही लगता है। तो ये वही लिखा है हमने, इन व्यू ऑफ अवर सबमिशंस इट इज humbly prayed that the instant proceeding against the appellant on the basis of order this and this may kindly be dropped. It is also prayed to kindly grant an opportunity for personal hearing to the undersigned before matter is decided. फिर हम प्लेस लिखते हैं कि कहाँ से हम अ, किस प्लेस से हम किस प्लेस पे हम ये अपील को फाइल कर रहे हैं। फिर डेट लिखते हैं, और सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट और सिग्नेचर ऑफ दोनों का आता है। फिर उसके बाद हम एक वेरिफिकेशन क्लॉज डालते हैं जिसमें ये वेरीफाई करता है, एपिलेंट एपिलेंट ये वेरीफाई करता है कि इस अपील में जो भी चीज़ लिखी गई है वो मेरे बिलीफ में है, और मुझे पता है कि इसमें क्या-क्या लिखा गया है। मैंने उसको पढ़ा है, ताकि बाद में ये ना हो कि पार्टी ने तो कुछ लिखा है, पार्टी को तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पर, कि अपील मेरे कि मैंने अपील फाइल करवा दी है। कभी-कभार ये भी बोल देती है पार्टी कि मैंने तो अपील फाइल करवाई ही नहीं। तो इसमें हम वेरिफिकेशन दे देते हैं कि पार्टी को पता है कि अपील फाइल हो रही है और उनके बिलीफ में है। फिर यहाँ पे जो प्लेस की कहाँ से हम अपील हमने कहाँ से बनवाई है, कि अपीलेंट कहाँ पे बैठा है, जहाँ पे उसने वेरिफिकेशन दिया है, वहाँ की प्लेस लिखते हैं और डेट लिखते हैं। फिर यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव जो एडवोकेट होता है उसका साइन और अपीलेंट का साइन आता है। एक बेसिक फॉर्मेट होता है कमिश्नर अपील को फाइल करने का। कोई भी डाउट या क्वेरी अगर आपको हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं फिर लेटर सस्टेड अपील फाइल करने का भी फॉर्मेट लेकर आऊँगा। और हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको मेरी बात क्यों माननी चाहिए। ये कमिश्नर अपील जो मैंने बताई है, ये सही क्यों है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो एक्चुअली मैं जो एक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, उनके अंडर मैंने ऑलमोस्ट 2-3 ईयर काम करा है। और मैंने काफ़ी अपील्स ड्राफ्ट करी हैं, काफ़ी मैटर्स में मैं गया हूँ स्टैट में, कमिश्नर में। तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, और मैंने बहुत सारी ड्राफ्टिंग करी है, ये भी मैंने खुद ही ड्राफ्ट करा है। तो इसलिए मुझे पता है कि कौन-सी टेक्निकैलिटी यूज़ होती है अपील को फाइल करने में, और कहाँ-कहाँ दिक्कतें आती हैं, कहाँ-कहाँ नहीं आती। इसीलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, कैसे अपील को फाइल करते हैं। ये आपको काफ़ी मदद करेगा जब आप इंटर्नशिप्स के लिए जाओगे, या जॉब के लिए जाओगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। अगर ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा, और आपको बहुत ही आसानी होगी काम करने में। दिक्कतें नहीं होंगी जो मैंने फेस करी थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Let's see you on next date. Have a nice day.